प्राइवेटाइजेशन उन्होंने किया और उन्हीं को वो अपना बोया खुद भुगत रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि वो अगर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी कर जाएगी तो फिर सत्ता के करीब ही नहीं, वो बम्पर मेजॉरिटी से भी पश्चिम बंगाल में कमल खिला सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं, एक मैं और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो मोदी जी के नेतृत्व में बाकी सब सुविधा की राजनीति करते हैं। हर राज्य में 15% से लेकर 30% मुसलमान हैं। पहले वो इंटैक्ट कर लो अपीसमेंट करके, फिर कोई एक बड़ी जाति जो 8, 10, 12% हो उस राज्य में उसको पकड़ लो। तो यानी हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा बनाओ, उसके बाद परिवार वाले पैसा कमाओ और फिर जाके विदेश में घूम के आओ, 2-4 बार भारत विरोधी बयान दे के आओ। तो ये जो सुविधा की राजनीति थी वो मॉडल यहाँ के ऊपर। सुधांशु जी, ये नतीजे जो हैं अखिलेश की भी चिंता बढ़ा रहे होंगे 2027 के लिए। जो आप बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी भी टेंशन यहाँ पर हाई हो गई है। लेकिन इस बीच एक और डेटा, मैंने तो हाँ बोलिए बोलिए। देखिए अखिलेश जी का भी टेम्पलेट यही है, ये हरियाणा से लेके और दक्षिण तक, कर्नाटक तक है, वही उत्तर प्रदेश पंजाब में। मैंने कहा ना, पहले कट्टरवादी तत्वों के द्वारा उनको मुस्लिम वोट बैंक का थोक विक्रेता मानकर उनसे एक डील करो, फिर एक कोई जाति जो उस राज्य में भारी संख्या में हो उसके साथ मिलकर जातिवाद का विषय लो। और बड़ा आसान है, हिंदुओं को जाति में तोड़कर 1-2 जाति वहां की और 100%, मतलब जिसे CDMA कहते हैं, जैसे हम GSM मोबाइल कहते हैं ना, तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। तो पहले जमाने में CDMA आता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो नहीं। यहां CDMA क्या है? कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीसमेंट, यानी हिंदुओं में कास्ट डिवाइड और उसके बाद मुस्लिम अपीसमेंट। तो जो टेम्पलेट बुआ जी का था वही जो है अखिलेश जी का भी है। और सुधांशु जी, क्योंकि आपका हिस्ट्री में भी आपकी बहुत रुचि रहती है, भारतीय कला संस्कृति सभ्यता इसमें रुचि रहती है, तो उस हिसाब से बंगाल को समझें तो शायद कई सौ सालों के बाद कोई, अगर यही इंडिकेशन बरकरार रहता है, तो कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रही है। कितना खास है ये? देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कही। अब यहां मैं बताना चाहता हूं, 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना एक एडिटोरियल छापा जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और उसमें उसने ये लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये बहुत गंभीर बात थी। उसने कहा कि पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता, इससे पहले जिन दलों के हाथ में सत्ता रही उनके विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से प्रेरित थे अथवा वो उसके संवाहक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई, क्योंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो दिल्ली तो 2014 में मुक्त हुआ था। अब इतिहास में अगर देखें तो पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता कब्जा किया था, दिल्ली बाद में कब्जा हुई थी। अब इतिहास जब रिवर्स में गया है तो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से मुक्ति दिल्ली की पहले हुई, अब जाके मैं कह सकता हूं कि कोलकाता की मुक्ति हुई है। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को अटपटी भी लगे, हिंदू धर्म में शक्ति का महत्व बहुत अधिक है और शाक्त जो हमारा सेक्ट है उसका पूर्वी भारत में बहुत महत्व है। तो आप देखिए, पूर्वी भारत में 3 बड़े शक्तिपीठ माने जाते हैं, त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी, असम में मां कामाख्या और कोलकाता में मां काली जी। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी का 2 बार हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, असम में मां कामाख्या का 3री बार आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, और मां काली का, कलकत्ते वाली काली जी का आशीर्वाद पिछली बार आधा रह गया था, इस बार पूर्ण हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति पूर्ण प्रखरता के साथ उदय होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपको मां काली की भी शक्ति मिल गई है और यहाँ पर नंबर्स में भी नजर आ रहा है। लेकिन लेफ्ट ने इस बार, वाम ने राम का नाम भी जपा था देवेंद्र, और राम का नाम जपना भी काम नहीं आया है। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि पूरे देश से ही लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो रहा है गिनती की नजर में। केरल में भी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जो है उनके लिए शून्य ही है। सुधांशु जी, देखिए, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में इनका रूल समाप्त होने के बाद इनके 3 गढ़ रह गए थे। एक केरल था और एक नॉर्थ कोरिया और एक क्यूबा। चाइना तो नाम का कम्युनिस्ट है। अब इसके बाद भी मैं कह सकता हूं अभी भी लेफ्ट के कई गढ़ बचे हैं। वो क्या हैं? एक जेएनयू, एक मीडिया का एक लेफ्टिस्ट फैक्शन और खान मार्केट गैंग जो लुटियन जोन। तो अभी सिमटते सिमटते भी, मगर अब लेफ्ट एक दूसरे रूप में सामने आ रहा है। आज लेफ्ट जा रहा है सोशल मीडिया पे,
अब जो उसका लक्ष्य है ना कि भारत में कैसे लड़ाई लगवानी है, भाषा पे, प्रांत पे, क्षेत्र पे, जाति पे, अब वो अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा जो ये नक्सल्स वाले लोग हैं, चूंकि अब नक्सलवाद भी गृह मंत्री जी ने समाप्त कर दिया, तो अब ये रूप बदल कर, जैसे रावण रूप बदल कर आया था, अब ये दूसरे प्रकार के रूप बदल के आने की बात करते हैं और ये विविधता के नाम पर भारत में विभाजकता की बात करते हैं। और यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, केरल में इसको भी कोई लाइटर नोट पे समझे या सीरियस नोट पे समझे। देखिए, केरल में एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ आता था, मगर पिछली बार एलडीएफ की जगह यूडीएफ आना था, पर यूडीएफ नहीं आ पाया क्योंकि राहुल गांधी जी वहां के सांसद थे। अब इस बार राहुल गांधी सांसद नहीं है, प्रियंका गांधी सांसद है, यूडीएफ आ गया। कुछ समस्या है राहुल गांधी जी के साथ कि जहां जहां चरण पड़े राहुल के, तहां तहां बंटाधार, जहां जहां वो पहुंच जाते हैं वहां निपट जाती है पार्टी। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मतलब 50 साल में पहली बार मौका था 2021 में, जब एलडीएफ की जगह यूडीएफ नहीं आया, जो नेचुरल था आना। और आज भी जो यूडीएफ आया है, आप नोट करके रखिए इसमें मुस्लिम लीग की कितनी सीटें। मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेकअप क्या है, कांग्रेस कितने पे आगे, मुस्लिम कितने लीग पे कितने पे आगे। और इनके नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन ने कहा था कि हम जमाते इस्लामी का भी समर्थन लेंगे। अभी देखिएगा कि केरल में भी क्या स्वरूप निखर के सामने आता है इन लोगों का, यह भी देखने की बात।